हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अवर चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। और हमने फर्स्ट पार्ट में जो नर्वस सिस्टम था इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या थे उसको हमने अच्छे से देखा था। और इसके अलावा हमने न्यूरॉन्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, और हम जो पार्ट 2 है इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में टू टाइप के सेल्स थे। फर्स्ट आपका न्यूरॉन्स और सेकंड आता है आपका न्यूरोग्लियल सेल्स। और हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ में इसके साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कंडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी जो नर्व इम्पल्स होता है इसका कंडक्शन और फॉर्मेशन कैसे होता है। नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स और बाय द पासेज ऑफ एन इम्पल्स फ्रॉम ऑन द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जब हमारे नर्व इम्पल्स में जो सेंसरी नर्व एंडिंग होता है उसके स्टिमुलेशन से और जो हमारे अंदर नर्व सेल्स होती हैं इसमें जब हमारा नर्व इम्पल्स का पासेज होता है तो इसके द्वारा जो हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं वो इनिशिएट होते हैं। एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल इज कैरिड आउट बाय मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन। जब हमारे नर्व सेल मेम्ब्रेन यानी जब इंट्रासेलुलर स्पेस और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में आयंस का मूवमेंट होता है तो उससे जो हमारी नर्व इम्पल्स होती है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा नर्व इम्पल्स का इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होगा तो उसे बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे सेल्स है उसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। और जो सेल के आउटसाइड जो स्पेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। और जो हमारे आयन्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका कैटायन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एनायन होता है इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है और जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसमें हमारे कौन कौन से मेजर कैटायन और कौन कौन से मेजर एनायन होते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो उसमें मेजर कैटायन होता है वो होता है आपका सोडियम, और जो उसमें मेजर एनायन होता है वो होता है आपका क्लोराइड। अब बात करते हैं हम इंट्रासेलुलर स्पेस के बारे में। जो इसमें मेजर कैटायन होता है वो होता है आपका पोटेशियम, और इसमें जो मेजर कैटायन होता है वो होता है आपका फॉस्फेट। इन रेस्टिंग फेज नर्व सेल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड। और जो रेस्टिंग फेज होती है इसमें जो नर्व सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है इसमें डिफरेंसेस आने लग जाता है, जिससे जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं पोलराइज्ड हो जाती हैं। दिस मीन दैट देयर इज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन ईच साइड ऑफ द नर्व सेल मेम्ब्रेन। यानी जो हमारे नर्व सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके जो ईच साइड होता है, ठीक है, दो साइड होते हैं, तो उस साइड में हमारा जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा डिफरेंट रहेगा। एंड विच इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। एट द रेस्ट चार्ज ऑन द आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इज पॉजिटिव। ठीक है, जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो उसमें आयंस का जो चार्ज होता है आउटसाइड वो होता है आपका पॉजिटिव, एंड इनसाइड इज नेगेटिव। यानी जो हमारा इंट्रासेलुलर स्पेस है उसमें जो हमारा चार्ज रहेगा वो रहेगा आपका नेगेटिव। व्हेन स्टिमुलेशन अकर्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स। जब हमारे न्यूरॉन्स में जो डेंड्राइट्स होते हैं यानी जो हमारे सेंसरी नर्व्स होती हैं उसमें स्टिमुलेशन होता है, देन परमिटिविटी चेंजेस अकर्स इन नर्व सेल मेम्ब्रेन। तो तब जो नर्व सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें परमिटिव चेंजेस देखने के लिए मिलता है। इन रेस्टिंग स्टेट देयर इज अ कंटिन्यूअल टेंडेंसी फॉर दीज आयंस टू डिफ्यूज ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब रेस्टिंग स्टेट होता है उसमें जो हमारे आयंस होते हैं उनकी जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है वो हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं उसको डिफ्यूज डाउन करना ही इसकी नॉर्मल टेंडेंसी रहती है। एग्जाम्पल है आपका पोटेशियम आउटवर्ड्स एंड सोडियम इनटू द सेल्स। और इसमें जो पोटेशियम होता है वो हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस से हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है, और जो हमारा सोडियम होता है ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस में एंटर कर जाता है। When sodium floats into the neurons from extracellular space and cause depolarization and triggers an exchange potential and create now impulse। और जब हमारा जो सोडियम होता है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस में एंटर करता है तो डिपोलाइजेशन कॉज होता है। और जो डिपोलाइजेशन होता है इसके द्वारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है ट्रिगर होता है, और हमारे जो नौ इम्पल्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं। Depolarization is very rapid and enabling the conduction of a now impulse along the entire length of a neuron in a few milliseconds। जो हमारा डिप्रेशन होता है ये हमारा फास्ट वर्क करता है, जिससे जो हमारे नौ इम्पल्स होते हैं ये हमारे विद इन मिली सेकेंड्स हमारे वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाती है। इट पासेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्टिमुलेशन इन अ वन डायरेक्शन ओनली। और जो हमारे
नौ इम्पल्स होते हैं, ये हमारे जो पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और ये हमारे सेकंड जो पॉइंट होता है वहाँ पर जाता है इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है? ये एक ही डायरेक्शन हमारा नौ इम्पल्स चलती रहती है, i.e. away from the point of stimulation towards the area of resting potential of other neurons। यानी जो नौ इम्पल्स होती है वो हमारे पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन से जो अदर न्यूरॉन होते हैं जो हमारे रेस्टिंग स्टेट में होते हैं वहाँ को ट्रेवल करती है एंड रिपोलराइजेशन अकर, जिससे रिपोलराइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन द एंट्री ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन एंड पोटेशियम फ्लोट्स आउट ऑफ द न्यूरॉन्स। और रिपोलराइजेशन के दौरान जो हमारे सोडियम पोटेशियम के एंट्री चैनल होते हैं वो हमारे ओपन हो जाते हैं, जिससे जो पोटेशियम होता है हमारे न्यूरॉन के आउटसाइड में आ जाता है, यानी इंट्रा सेलुलर स्पेस से हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है। द मोमेंट ऑफ दीज आयंस रिटर्न्स द एक्शन पोटेंशियल टू इट्स रेस्टिंग स्टेट। और जब इन आयंस में मूवमेंट होता है तो जो एक्शन पोटेंशियल था यानी जो हमारा नौ इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा था वो दोबारा हमारे रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिसे हम रिफ्रैक्टिव पीरियड भी बोलते हैं, ड्यूरिंग विच रीस्टिमुलेशन इज नॉट पॉसिबल। और इस दौरान जो हमारा नौ इम्पल्स था उसका रीस्टिमुलेशन पॉसिबल नहीं रहता है एंड देन नर्व सेल मेम्ब्रेन बिकम नॉर्मल स्टेट कॉल्ड रिपोलराइजेशन। जिसके बाद जो हमारी नर्व सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, जिसे हम रिपोलराइजेशन बोलते हैं। एंड रिपोलराइजेशन इज डन बाय सोडियम पंप विच एक्सपेल आउट फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस एंड पोटेशियम एंटर इनसाइड द इंटरसेलुलर स्पेस। और जो हमारा रिपोलराइजेशन होता है ये हमारे सोडियम पंप के द्वारा होता है, जिसमें जो सोडियम होता है वो हमारे इंटरसेलुलर स्पेस से एक्सपेल आउट हो जाता है और जो पोटेशियम हमारे आउटसाइड था वो हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में। द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ माइलिन शीथ प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयन। जो हमारे माइलिन शीथ की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है ये हमारे आयंस के मूवमेंट को प्रिवेंट करती है। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल चेंजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन अकर एट ओनली द गैप ऑफ माइलिन शीथ विच इज कॉल्ड नोड ऑफ रेन्यूयर। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल चेंजेस होता है हमारा इम्पल्स का आयंस का, तो हमारे मैग्नेटिक के जो गैप होता है बीच में जिसे हम नोड ऑफ रेन्यूअर बोलते हैं वहाँ ये होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। दिस इज द माइलिन शीथ जो हमारे क्या होते हैं इंसुलेटिंग होते हैं, और जो दो माइलिन शीथ होते हैं इनके बीच की जो गैप होता है जिसे हम नोड ऑफ रेन्यूअर बोलते हैं, यहाँ पर हमारा आयनों का एक्सचेंज होता है। When impulse occur at one node, then depolarization pass along myelin sheath to the next node। जब हमारा वन नोड में इम्पल्स जनरेट होता है तो उसके बाद जो डिपोलाइजेशन होता है उसके द्वारा जो इम्पल्स होती है हमारे माइलिन शीथ के थ्रू वन नोड से दूसरे नोड में जाती है एंड सो दैट द फ्लो ऑफ करंट अपेयर्स टू लीव फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। और जिसके द्वारा जो करंट होता है यानी जो इम्पल्स में ट्रांसमिट होती है ऐसा लगता है कि वो जो छलांग लगाते हुए हमारे वन नोड से दूसरे नोड में जा रही है। इट इज़ कॉल्ड सैलिटेटरी कंडक्शन, जिसे हम सैलिटेटरी कंडक्शन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा नौ इम्पल्स होती है वो हमारे वन नोड से दूसरे नोड में डायरेक्टली हमारे क्या होते हैं ट्रांसमिट होती है, ऐसा लगता है कि ये छलांग लगाते हुए जा रही है। और ये जो हमारी मैरिन शीथ होती है हमारे नौ इम्पल्स को फास्ट कंडक्शन करने में भी हेल्प करती है। द स्पीड ऑफ कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द न्यूरॉन्स। द लार्जर द डायमीटर द फास्टर द कंडक्शन, ठीक है? जो हमारा न्यूरॉन्स का जो कंडक्शन होता है उसकी स्पीड होती है वो हमारे न्यूरॉन्स के डायमीटर में डिपेंड करता है, और कितना हमारा लार्ज उसका डायमीटर होगा उतना ही हमारा उसका जो कंडक्शन होगा फास्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में। इट हैज़ नॉन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। जो हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं यानी जिसको हम अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है नॉन इंसुलेटिंग होती है एंड माइलिनेटेड फाइबर कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फास्टर देन अनमाइलिनेटेड फाइबर्स बिकॉज सेल्टेटरी कंडक्शन इज फास्टर देन कंटिन्यूस कंडक्शन। जो हमारा माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर कंडक्शन होता है उसमें जो नर्व इम्पल्स होती हैं और ये फास्ट हमारी ट्रांसमिट होती है अकॉर्डिंग टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारा सेल्टेटरी जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो हमारा कंटिन्यूस कंडक्शन से फास्ट वर्क करता है। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हमारा अनमाइलिनेटेड हमारा न्यूरॉन्स होता है इसमें हमारा कंटिन्यूअस हमारा जो आयंस होता है उसका एक्सचेंज होते रहता है, जिससे इसकी जो नर्व ट्रांसमिशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और जैसे कि आपने माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में देखा था उसमें क्या होता था, जो वो क्या थे हमारे इंसुलेटिंग थे जिसमें हमारे माइलिन शीथ लगा था, और जो उसमें हमारा आयंस का ट्रांसमिशन हो रहा था वो हमारे बस नोड और रेनिवर्स में ही हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था वो उसका कंडक्शन फास्ट हो रहा था, ठीक है ना? और जो हमारा माइलिन शीथ था ये हमारे नर्व इम्पल्स को फास्ट ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे थे। द फास्टेस्ट फाइबर कैन कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल टू स्केलेटल मसल एट द रेट ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे नर्व कंडक्शन का फास्ट मूवमेंट होता है हमारे स्केलेटल मसल में सबसे ज़्यादा रहता है
जिसका रेट होता है आपका 130 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे 130 मीटर पर सेकेंड के रेट से ट्रैवल करती है, वाइल स्लोएस्ट इम्पल्स ट्रैवल एट 0.5 सेकेंड। और जो हमारी स्लोएस्ट हमारी इम्पल्स होती है हमारी 0.5 सेकेंड के रेट से ट्रैवल करती है। अब हम बात करेंगे न्यूरोगिलिया के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था, जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारे 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होती है आपकी न्यूरॉन्स, सेकंड होता है आपका न्यूरोगिलिया सेल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे नर्व को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, जबकि जो न्यूरोगिलिया है ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। न्यूरोगिलिया इज द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो न्यूरोगिलिया है इसे हम ग्लू भी बोलते हैं, और ये हमारी नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। द न्यूरोगिलिया सेल्स आर नॉट एक्साइटेबिलिटी एंड डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। और जो हमारे न्यूरोगिलिया सेल्स होते हैं ये एक्साइटेबल नहीं होते हैं और हमारी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। द न्यूरोगिलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन ऑफ नर्व ड्यूरिंग इन्फेक्शन। और जब हमारी नर्व्स में इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान जो न्यूरोगिलिया होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोगिलिया सेल्स। जो क्लासिफिकेशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोगिलिया सेल्स, सेकंड आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरोगिलिया सेल्स। जो हमारा सेंट्रल नर्वस न्यूरोगिलिया सेल्स होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका एस्ट्रोसाइट और माइक्रोगिलिया, एपिडाइडिमल सेल और ओलिगोडेंड्राइट्स। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका स्वान सेल, दूसरा आता है आपका सैटेलाइट सेल। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो न्यूरोगिलिया होता है इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के गिलिया सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका स्वान सेल। जो हमारे स्वान सेल होते हैं हमारे ईच जो मेलिनसीड होता है इसमें प्रेजेंट रहता है, ताकि जो मेलिनसीड है उसका फॉर्मेशन हो सके। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आती हैं एंड कुछ हमारे एस्ट्रोसाइट्स होती हैं। जो एस्ट्रोसाइट होती हैं हमारे स्टार शेप्स की होती हैं। एंड मैक्रोगिलियल सेल्स, जो मैक्रोगिलियल सेल्स होती हैं हमारी स्मॉलेस्ट गिलिया सेल्स होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका एपेंडाइमल सेल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोगिलियल सेल्स के बारे में। फर्स्ट आता है इसमें एस्ट्रोसाइट। डिस्टेंस जो इसमें एस्ट्रो होता है इसका मीनिंग होता है स्टार, और साइट का मतलब होता है सेल्स। यानी जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं हमारे स्टार शेप के सेल्स होते हैं। एंड दी सेल्स आर मोस्ट अबेडेंट न्यूरोगिलिया। और जो हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये हमारे मोस्ट अबेडेंट यानी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूरोगिलिया सेल्स होते हैं। दे आर स्टार शेप सेल्स विच हैव मैनी प्रोसेस। और जो हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये हमारे स्टार शेप के सेल्स होते हैं जिसमें हमारे कुछ ब्रांचेस प्रोसेस होती हैं। एंड दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट नंबर ऑफ द न्यूरोगिलिया। और जो हमारे एसोसाइट्स होते हैं हमारे लार्जेस्ट गीलिया सेल्स होते हैं, और हमारे जो मोस्ट नंबर में पाए जाने वाले जो गीलिया सेल्स होते हैं आपके एसोसाइट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसोसाइट्स आर फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन। और जो हमारे ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें हमारे 2 टाइप्स के एसोसाइट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका फाइब्रस एसोसाइट्स, सेकंड आता है आपका प्रोटोप्लाज्मिक एसोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट के बारे में। दे आर ट्विस्ट अराउंड द नर्व सेल्स। ये जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उसके सराउंडिंग में ट्विस्ट रहते हैं एंड फॉर्म द सपोर्ट नेटवर्क इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व सेल्स होती हैं ये उसको सपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड कराने का काम करता है। द इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर बाई सेंडिंग प्रोसेस टू द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन। और ये हमारा ब्रेन में ब्लड वेसल्स को सप्लाई करके वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करता है, जो इसका मेन रोल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है इसमें हमारे जो सेरेब्रल कैपिलरी ब्लड होता है और जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट होता है, जिससे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर नहीं हो पाता एंड मेंटेन द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो हमारे केमिकल्स होते हैं उसके इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है एंड प्रोवाइड कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड रेगुलेट न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इन द साइनेप्स। और ये हमारी जो नर्व सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको कैल्शियम और पोटेशियम आयन प्रोवाइड करता है, और ये साथ में जो हमारे साइनेप्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल होता है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में। दीज आर स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये हमारे एस्ट्रोसाइट से छोटे होते हैं। दीज आर द न्यूरोगिलिया सेल्स विच हेल्प्स इन प्रोड्यूस माइलिन अराउंड द नर्व फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये हमारे ऐसे न्यूरोगिलिया सेल्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसके सराउंडिंग में माइलिन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में। प्रोवाइड माइलिनेशन अराउंड द नर्व फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर स्वान सेल आर एब्सेंट। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल एब्सेंट होते हैं तो उस पार्ट में ही हमारा माइलिन का फॉर्मेशन करता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एपेंडाइमल सेल्स के बारे में। दीज सेल्स फॉर्म्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारे एपेंडाइमल सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल होते हैं वहाँ पर एपिथेलियल लाइनिंग को फॉर्म करने में हेल्प करता है। दो सेल्स दैट फॉर्म्स द क्रोइड फ्लेक्सेस ऑफ द वेंट्रिकल्स सिक्रीट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये एपेंडाइमल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे जो वेंट्रिकल्स में क्रोइड फ्लेक्सस होता है उसको फॉर्म करता है, और जो हमारे क्रोइड फ्लेक्सस होते हैं ये हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को सेट करने में भी हेल्प करता है। एंड सम आल्सो हैव सिलिया दैट असिस्ट द फ्लो ऑफ सीएसएफ। और इसमें हमारे कुछ सीए भी प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे सीएसएफ फ्लो को असिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रोग्लिया सेल्स के बारे में। माइक्रोग्लिया आर द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया सेल्स। जो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं। अ मेजर रोल ऑफ माइक्रोग्लिया इज फेगोसाइटिस। और जो हमारा मेजर रोल होता है माइक्रोग्लिया का होता है आपका फेगोसाइटोसिस, यानी जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उसको किल करना जो हमारे ब्रेन टिश्यू में एंटर हो जाते हैं, और साथ में ये हमारी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको इंगल्फ करने का भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया सेल्स के बारे में। फर्स्ट आता है इसमें स्वान सेल। स्वान सेल आर द मेजर गिलिया सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारे स्वान सेल्स होते हैं ये हमारे मेजर गिलिया सेल्स होते हैं जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्वान सेल के बारे में। प्रोवाइड मेलिनेशन अराउंड द नर्व फाइबर्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो हमारा स्वान सेल है ये हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें मेलिनेशन प्रोवाइड कराता है एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व रीजनरेशन। और ये हमारा नर्व रीजनरेशन में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं जो स्वान सेल होता है हमारे ईस्ट मेलिनसिस में प्रेजेंट रहता है, और जो हमारा स्वान सेल है ये हमारे मेलिनसिस का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्वान सेल है हमारा नर्व का रीजनरेशन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटेलाइट सेल के बारे में। दीज आर द ग्लियल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स। जो हमारे सैटेलाइट सेल्स होते हैं हमारे ग्लियल सेल्स होते हैं जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के एंटीरियर सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं। एंड दीज आर द प्रिकर्सर्स टू स्केलेटल मसल सेल्स। और जो हमारे सैटेलाइट सेल्स होते हैं ये हमारे स्केलेटल मसल सेल्स के प्रिकर्सर्स होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये हमारे सैटेलाइट सेल्स हैं जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के एंटीरियर सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जो टू न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। द न्यूरॉन्स ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड द न्यूरॉन्स रिसीविंग द सिग्नल्स इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स हमारे नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं उसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जो न्यूरॉन्स हमारे नर्व इंपल्स के जो सिग्नल्स होते हैं उसको रिसीव करते हैं उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। एंड द गैप बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो हमारे प्री साइनेप्टिक और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होता है उनके बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं डिस्टेंस जो हमारा ये दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो न्यूरॉन हमारा नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है उसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और जो न्यूरॉन हमारा नर्व सिग्नल को रिसीव करता है उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। और जो हमारा प्री साइनेप्टिक और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है इनके बीच में जो गैप पाया जाता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ मीडिएटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू साइनेप्सिस। और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे साइनेप्स की मदद से नर्व इंपल्स को वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है आपका डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर, सेकंड आता है आपका डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। जो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं वह दो आते हैं। फर्स्ट आता है आपका अमीनो एसिड, सेकंड आता है आपका अमाइलेज। और जो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन है इसको थ्री पार्ट में फिर डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, सेकंड आता है आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, थर्ड आता है आपका एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये थे आपके कुछ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। और जो हमारे एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे नर्व इंपल्स को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में सेंड करने का काम करता है। इसके एग्जांपल है आपके एसिटाइल कोलाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड और हिस्टामिन, जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। द इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट द कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो हमारे इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो
न्यूरोकंडक्शन के जो इम्पल्स होते हैं उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसे उस एग्जांपल आपका फर्स्ट आता है गाबा, इसको बोलते हैं हम गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड एंड डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। ये हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे इनहिबिटरी के, जो हमारे नॉन इम्पल्स को इनहिबिट करते हैं। अब हम बात करेंगे अदर सब्सटेंसेस के बारे में, सच एज एनकेफ्लिन्स, एंडोर्फिन्स एंड सब्सटेंस पी हैव स्पेशलाइज्ड रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स। और जो हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे एनकेफ्लिन्स, एंडोर्फिन्स और सब्सटेंस पी, ये हमारे जो पेन सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe our channel for more updates.